पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यानी कि वो लोग जो किसी भी स्थान या जगह में हो रही असाधारण घटनाओं का पता लगाते हुए उससे जुड़े सबूत एकत्रित करते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जो कि इस तरह के विषय में रुचि रखते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने गौरव तिवारी का नाम जरूर सुन रखा होगा। उनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन वो वीडियो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। साथ ही आज की वीडियो एकदम अलग है क्योंकि आज हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को समझते हुए गौरव सर की कुछ रियल केसेस पे चर्चा करेंगे। So now with that said, let's roll the intro. किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से पहले एक इन्वेस्टिगेटर कई स्टेप्स को फॉलो करते हैं और यूजुअली जो पहला स्टेप होता है वो है क्लाइंट इंटरव्यू। जी हाँ, इस इंटरव्यू में इन्वेस्टिगेटर क्लाइंट से सारी डिटेल्स लेते हैं, लाइक उनके साथ असाधारण गतिविधियां कब शुरू हुई, उनके साथ क्या सब होता है इत्यादि। और इन सवालों के जरिए ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है बल्कि ये भी एनालाइज किया जाता है कि इंटरव्यू देने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बार ये वेरीफाई हो जाए देन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जहां टीम अपने गैजेट्स वगैरह लगाते हैं, लाइक नाइट कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन वाला जो मीटर होता है वो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इत्यादि। इनकी मदद से टीम ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करती है और अगर कहीं ज्यादा हलचल देखने को मिली तो उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। इन फाइंडिंग्स के तहत या तो उस जगह की क्लिनजिंग की जाती है या फिर कुछ सजेशन दिए जाते हैं टू द क्लाइंट। तो अब जब आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की बहुत ही बेसिक जानकारी हो गई है, चलिए हम गौरव सर के कुछ रियल केसेस पे चर्चा करते हैं। लंबी दहर की खाने या लंबी दहर माइंस मसूरी के बाहरी इलाकों में 1970 के आसपास खोली गई थी। कहा जाता है कि मसूरी के लोगों ने इस मौके का काफी उम्मीद से स्वागत किया था क्योंकि कई मजदूरों को रोजगार मिलेगा, कई जिंदगियां आबाद हो जाएंगी। लेकिन सारे सपनों ने एक भयानक मोड़ लिया। 1990 तक करीब 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने चूने की खदानों में अपनी जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि वहां सेफ्टी रेगुलेशंस का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और काम करने वाले बेबस मजदूर दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे थे। यही नहीं, उनके मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे। गौरव अपनी टीम के साथ कई बार लंबी दहर जा चुके थे। हाँ, ये बात और है कि वो अक्सर दिन में ही जाया करते थे। लोकल्स ने बताया कि अक्सर खदानों के आसपास एक्सीडेंट्स और अद्भुत घटनाएं होती थी, जैसे कि ट्रक का अचानक रोड से उतर जाना, किसी अजीब बूढ़े आदमी का लिफ्ट मांगना और फिर अचानक गायब हो जाना। यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर का उस एरिया में क्रैश होने का किस्सा भी मशहूर था। आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के लिए सबसे यादगार ट्रिप वो रहा जब गौरव अपने दोस्त कम टीम मेंबर राज और जी न्यूज की टीम के साथ लंबी दहर को एक्सप्लोर करने गए थे। इस एक्सप्लोरेशन पे उनके साथ उनका साथ ही रजत भी था। अब एक तरफ गौरव जी न्यूज अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ राज, जो कि काफी डेडिकेटेड और क्यूरियस इन्वेस्टिगेटर थे, वो माइंस के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कैमरा लेकर घूम रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें कुछ नया और पुख्ता सबूत मिल सके। और तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि एक हिस्से में काफी ठंड है और ईएमएफ स्पाइक करने लगा। उन्हें वहां एक आदमी के कराहने और मदद के लिए पुकारने की आवाज भी सुनाई दी। राज ने बिना हिम्मत गवाए कॉन्फिडेंस से पुकारा, कौन है वहां, हम तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं। तभी अचानक ठंड बढ़ने लगी और रोने की आवाज तेज हो गई। राज ने कई सारी तस्वीरें खींची और रीडिंग्स को नोट किया। तब तक गौरव भी रिपोर्टर्स के साथ उस इलाके में पहुंच चुके थे। अब गौरव कहते हैं राज ने उन्हें बताया कि यह जगह वाकई बहुत डरावनी है। बाद में टीम ने देखा कि सीसीटीवी कैमरा में धुंध जैसी एक शक्ल कैद हो गई थी। मोशन सेंसर्स ने भी किसी की मौजूदगी का एविडेंस कलेक्ट किया था। अब ये सब बातें डिस्कस हो ही रही थी कि अचानक से वहां ढेर सारी आवाजें आने लग गई। जी हाँ, ये आवाजें कदमों के चलने की थी, लोगों के चीखने चिल्लाने की थी और इससे डर के एक रिपोर्टर यहाँ से जाने की बात करने लगी। लेकिन गौरव ने उन्हें आश्वासन देते हुए आवाज लगाया कि कौन है वहां। अब तक सारे ईएमएफ मीटर्स एक साथ आवाज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिटेक्ट करने लगे थे, जो कि अननोन एनर्जीज ही पैदा करती हैं। यही नहीं, वहां मौजूद सारे डिवाइसेस की बैटरी अचानक खत्म हो गई। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की माने तो ये प्रेत आत्माएं वातावरण में मौजूद हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को साबित करती हैं। कई बार इस एनर्जी एक्सचेंज के कारण ये शक्तियां वातावरण में तापमान को मैनिपुलेट भी कर सकती हैं, जैसे कहीं बहुत गर्म हो जाना और मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी जगह का बहुत ठंडा हो जाना। उस दिन लंबी दहर की खदानों में आईपीएस की टीम ने यही महसूस किया था। कई आवाजें एक साथ कौंधने लगी थी और ऐसे में गौरव कहते हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं दोस्त, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए। ये सुनकर अचानक ही आवाजें शांत हो गई और कुछ देर बाद गौरव ने कहा कि वो जा चुके हैं।
अब इस पॉइंट पे सबको लगता है कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी अद्भुत गतिविधियों का किस्सा खत्म नहीं हुआ था। टीम को अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज आती है और उन्हें अपने सामने रजत दिखता है, जो कि टॉर्च लेकर उनके करीब आया। रजत का कहना था कि वो रास्ता भटक गया था एंड फाइनली वो टीम तक पहुंच पाया। लेकिन अगर ये रजत था तो इतने समय से उनके साथ खड़ा लड़का कौन था? घबराते हुए सबने पीछे देखा और वो प्रेत आत्मा जो कि रजत का रूप लेकर उनके साथ खड़ी थी, वो अचानक गायब हो गई। Now this was scary और इस पूरे घटना के बाद गौरव ने रिपोर्टर्स को समझाया कि आत्माएं हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बस अपने होने का एहसास कराना चाहती हैं। यहाँ माइंस में भी यही हुआ था। They just came here to prove that they exist. भावेश त्यागी नाम का एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड अपनी जवानी के दिनों से ही ईस्ट न्यू दिल्ली के कारकरदुमा कोर्ट में काम कर रहा था। अपने शुरुआती दिनों में त्यागी काफी खुश मिजाज और बहादुर आदमी रहा था। उसने अपनी जात से बाहर की लड़की शादी की थी और अपने परिवार वालों से अलग दिल्ली में अपने दम पर अपनी दुनिया बसाई थी। पहले कुछ इधर उधर का काम करके गुजारा करने के बाद उसने 1993 में कारकरदुमा कोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ले ली। अब क्योंकि त्यागी अक्सर नाइट शिफ्ट में काम किया करता था, तो उसे कारकरदुमा की आत्माओं से काफी जान पहचान थी। कोर्ट में आए दिन कुछ न कुछ हादसा होते रहता था और 2014 में जब इन्हीं असाधारण घटनाओं की एक वीडियो वायरल हुई, तब सभी देखने वालों को समझ आ गया कि कारकरदुमा में कुछ तो अजीब जरूर है। इस वीडियो में ऑफिस और लाइब्रेरी की फुटेज थी, जिसमें हम एक सफेद आकृति को दीवार से निकलते देखते हैं। यह वीडियो सुबह के 3-4 बजे का रहा होगा। आकृति के निकलते ही कंप्यूटर्स अपने आप चालू हो जाते हैं, फिर बार बार ऑन ऑफ होने लगते हैं। यही नहीं, ड्रॉर्स भी खुलने बंद होने लगते हैं और कई फाइलें हवा में तैरती हुई नीचे गिरती दिखाई देती हैं। जिन दिनों ये वीडियो रिलीज हुआ, उन्हीं में से एक रात त्यागी रोज की तरह आंगन का चक्कर लगा रहा था, जब उसने देखा कि एक कमरे की लाइट ऑन है। उसने सोचा कि शायद कोई कर्मचारी लाइट बंद करना भूल गया होगा, इसलिए वो कमरे की तरफ बढ़ा। शीशे के दरवाजे से उसे एक आदमी कुर्सी पे बैठा काम करता दिखाई देता है और अब तक रात के 11 बज गए थे, तो इतनी देर रात कौन काम कर रहा होगा? ये सोचते हुए त्यागी ने दरवाजा खोला ही था कि उसके सामने एक तेज हवा का झोंका आया और वो आदमी गायब हो चुका था। इस घटना के बाद त्यागी काफी डर गया। अब त्यागी के अलावा यहाँ के कर्मचारी रमन शर्मा ने एक रात कमरे में लगे ताले को हवा में जोर जोर से पटकते हुए देखा था। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन ना तो कोई तेज हवा चल रही थी, ना ही उस भारी ताले को कोई हिला रहा था। ऐसी कई घटनाओं के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ, तब इन्हीं में से किसी काम करने वाले ने IPS यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से कांटेक्ट किया। तो IPS के नोटिस में ये केस आते ही गौरव ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का भार राज को दिया। राज एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर होने के साथ साथ गौरव सर के बहुत अच्छे मित्र थे और IPS के खास मेंबर थे। उन्होंने सारे कंप्यूटर्स को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया, क्योंकि उनमें कुछ माल फंक्शनिंग इश्यूज आ रहे थे। EMF मीटर्स ने शाम के वक्त ज्यादा स्पाइक दिखाई थी, इसलिए टीम ने रात को कारकरदुमा में ही रुकने का विचार किया। उनके साथ देख रेख के लिए त्यागी को वहां रुकना पड़ा। त्यागी का कहना था कि वो एक बूढ़ा इंसान है, तो उसका यहाँ क्या ही काम होगा, लेकिन वहाँ कोर्ट के विश्वासी कर्मचारी का होना जरूरी था। तो अब तक के इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो चुका था कि मेजर हॉटस्पॉट्स थे मेन लाइब्रेरी, एक कॉरिडोर, ऑफिस एरिया और एक साइबर लाइब्रेरी जहाँ की वीडियो वायरल हुई थी। अब क्योंकि अभी रात बाकी थी, इसलिए त्यागी टीम मेंबर्स के लिए चाय नाश्ता वगैरह लेकर आया। माहौल हल्का रखने के लिए राज ने बातचीत छेड़ी। राज कहते हैं कि त्यागी जी, आप यहाँ 1993 से काम कर रहे हैं ना, कोई असाधारण घटना हुई थी? त्यागी ने सर हिलाते हुए कहा कि जहां तक मैं जानता हूं साहब, कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी। पक्का कारण तो नहीं मालूम, पर वो किसी हाई प्रोफाइल केस के वकील थे और कोर्ट में इनका दांव उल्टा पड़ गया और वो बुरी तरह केस हार गए थे, तो शायद वही वजह हो सकती है। एनीवेज, कुछ देर बाद टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले उन्होंने मेन लाइब्रेरी की जांच की। सारे इक्विपमेंट्स और कैमरा सेट कर दिए गए थे, लेकिन कोई खास हलचल महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ठीक 11 बजे अचानक EMF में रीडिंग बढ़ने लगी और तभी त्यागी वहां उनकी मदद करने आ गया और वो पूछने लगा कि टीम को अब तक कुछ मिला या नहीं, जिसपे गौरव ने जवाब दिया कि अभी तो बस शुरुआत ही हुई है मेरे दोस्त। टीम कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगी और ऐसे में त्यागी उन्हें एक दिन की घटना बताता है। किसी बड़े साहब ने उसे चाय लाने को कहा था और जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा था, तब उसे एक आदमी दिखा जो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था।
उस आदमी ने त्यागी से किसी लालवनी साहब के ऑफिस का पता मांगा। त्यागी ने कहा कि यहाँ कोई लालवनी नाम का इंसान काम नहीं करता, जिसके जवाब में वो आदमी कहने लग गया कि क्या बात कर रहे हैं, मेरी मीटिंग है आज लालवानी जी के साथ, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते? सच बताइएगा, क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है? इतना कहकर वो आदमी रोने लगा। त्यागी एक भला आदमी था और उसका दिल पसीज गया, इसलिए वो उस इंसान से पूछने लगा कि क्या उसे किसी तरह की तकलीफ है। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा कि देखिए ना, लालवानी जी ही मुझे और मेरे परिवार को दिवाला होने से बचा सकते हैं, हम सड़क पे आ जाएंगे, बस एक बार मिलने के लिए मना लीजिए साहब। ये कहकर वो आदमी और चीख चीख कर रोने लगा। इस पॉइंट पे त्यागी ने फिर से दोहराया कि यहाँ कोई लालवानी जी काम करते ही नहीं है, आपने शायद गलत डेट ले लिया होगा। और ये सुनकर वो आदमी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये देखिए मैंने डेट नोट करके रखा है। ये कहकर वो आदमी त्यागी को अपना नोटबुक दिखाता है जिसपे सूखे पुराने इंक में लिखा था 17 दिसंबर 1996। ये देखते ही त्यागी के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए कहता है कि ये कैसा भद्दा मजाक है, लेकिन अब तक वो आदमी गायब हो चुका था। ये कहानी सुनने के बाद त्यागी ने राज से कहा कि उसके लिए ये बहुत डरावना अनुभव था और वो ये सब देखते देखते थक गया है। तो इसके बाद राज ने ईवीएफ मीटर को ऑन कर दिया, लेकिन वीडियो कैमरा ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। शायद एनर्जी एक्सचेंज के कारण उनमें खराबी आ गई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, तब गौरव कहते हैं कि लगता है आज आत्माएं हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, हमें इंतजार करना होगा। अब तक की रिपोर्ट का इत्तला कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर कल आएंगे। तो जब टीम ने सारे इक्विपमेंट समेट लिए, तब त्यागी कहता है कि आप लोग जब आओगे मिलते रहना साहब। तो सब कुछ रैप अप करने के बाद टीम लौट जाती है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये केस गौरव के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो तुरंत ही टीम के साथ देर रात फुटेजेस और ऑडियो को एनालाइज करना शुरू करते हैं। यहाँ आईपीएस टीम को जो मिला वो उनके कल्पना के परे था। दरअसल जो भी तस्वीरें उन्होंने वहां खींची थी, उन सभी में त्यागी का नामो निशान नहीं था। यही नहीं, इतनी बातचीत होने के बाद भी ऑडियो में त्यागी की कोई आवाज ही नहीं थी। जहां जहां त्यागी की आवाज होनी चाहिए थी, वहां बस कुछ स्टैटिक डिस्टर्बेंसेस ही रिकॉर्ड हुई थी। ये सब देखकर गौरव एकदम सन्न हो चुके थे। ऐसे तुरंत ही राज ने वहां के एक और कर्मचारी शर्मा को फोन लगाया और उनसे उन्हें पता चलता है कि त्यागी तो देर शाम को ही कोर्ट में आत्महत्या कर लिया था। जी हाँ, तो फिर देर रात इनके साथ कौन था? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो और आपका थॉट सही है, क्योंकि आईपीएस की टीम के साथ उस रात त्यागी की आत्मा थी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि त्यागी ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, लेकिन एक बात श्योर है कि उस दिन त्यागी की आत्मा थी और वो भी एक सज्जन आत्मा थी। तो इस सच्ची घटना की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जॉली जोसेफ है और हम कहानी को उसी की जिंदगी से शुरू करेंगे। तो जॉली कट्टापन्ना नामक टाउन से है, जो कि केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जॉली के माता पिता किसान थे और जॉली ऐसे घर में रह के खुश नहीं थी जहां रोजी रोटी कमाने के लिए घर के हर एक सदस्य को काम करना पड़ता था। जॉली हमेशा से शौकीन थी और उसे आलिशान जिंदगी जीनी थी। शायद यही वजह है कि जॉली एक रॉय नामक इंसान से प्यार कर बैठती है, क्योंकि रॉय पुन्नमट्टम फैमिली से था, जो कि केरला के कुडथाई गांव के काफी जाने माने और रिस्पेक्टेड फैमिली थे। जॉली और रॉय लव लेटर्स एक्सचेंज करते थे और इनके प्यार की खबर रॉय के भाई और बहन को थी। इस पॉइंट पे मैं आपको रॉय के फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। तो रॉय के माता पिता का नाम था टॉम थॉमस और अन्नम्मा थॉमस, और रॉय का एक भाई और एक बहन थी जिनका नाम था रोजो और रेंजी। अन्नम्मा एक स्कूल में टीचर थी और टॉम भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। यही वजह है कि इनके फैमिली में एजुकेशन को लेकर काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कुछ समय बाद रॉय अपने घर पे बता देता है कि उसे जॉली से शादी करनी है, और उसके इस डिसीजन से रॉय के पिता टॉम खुश नहीं थे। अब टॉम इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि जॉली के पिता और टॉम के पिता बहुत दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन रॉय को तो जॉली से ही शादी करनी थी। तो ऐसे में इनकी शादी होती है और जिस दिन इनकी शादी हो रही थी उस दिन जोरों की बारिश हो रही थी। अब कई कल्चर्स में शादी के दिन अगर बारिश हो रही हो तो उसे अपशकुन माना जाता है। ना ये कितना सच है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुन्नमट्टम फैमिली के साथ आने वाले सालों में बहुत कुछ बुरा होने वाला था। सो इनिशियल डेज में जॉली को परिवार वालों से घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जॉली यहाँ सबके दिलों में जगह बना ली। जॉली का कहना था कि वो एमकॉम ग्रेजुएट है और ऐसे में अन्नम्मा हमेशा कहती थी कि जॉली को कोई तो जॉब कर लेनी चाहिए। I mean, इतनी अच्छी डिग्री लेकर जॉब ना करना इज लाइक वेस्टिंग योर डिग्री, योर पोटेंशियल। लेकिन फॉर सम रीजन जॉली बिल्कुल भी जॉब करना नहीं चाहती थी। कुछ समय बाद जॉली को एक बेटा हुआ जिसका नाम रेमो रखा गया। अन्नम्मा जॉली से अब भी कहती थी कि तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, रेमो का ख्याल तो मैं रख ही लूंगी। नाउ ये नौकरी वाली बात अब
बहस में बदलने लग गई थी और अन्नम्मा तो जॉली के पिता से भी इस बारे में बात करना चाहती थी। नाउ जॉली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी सास यानी अन्नम्मा जॉली के पिता से बात करे, क्योंकि इससे जॉली का झूठ बाहर आ जाता। कौन सा झूठ? वेल, जॉली एमकॉम की ही नहीं थी, जी हाँ, बल्कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट थी, वो भी फर्स्ट ईयर में। यही वजह है कि जॉली को ये जॉब वाली बात चुभती थी और अन्नम्मा के कारण उसका ये झूठ बाहर आ सकता था। खैर 2002 में एक दिन सुबह के टाइम पे अन्नम्मा की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। घर के लोग अन्नम्मा को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद अन्नम्मा की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि उनकी मौत नेचुरल कॉजेस से हुई होगी, इसलिए पोस्टमार्टम वगैरह की कोई पहल नहीं होती। ऐसे भी अन्नम्मा काफी बूढ़ी थी तो किसी का भी शक जॉली पे रत्ती भर नहीं जाता। अन्नम्मा की मौत के बाद से जॉली एकदम बदल सी गई। I mean, वो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी और वो अन्नम्मा के रोल में खुद को फिट करने लगी। I mean, उनका सारा काम जो भी वो देखती थी वो सब जॉली करने लगी। अब अन्नम्मा ही घर की काइंड ऑफ मुखिया थी, यानी अब जॉली इस घर की मुखिया बन चुकी थी। जॉली अपने सिस्टर इन लॉ रेंजी से कहती है कि अन्नम्मा तुम्हारे लिए कुछ पैसे और गोल्ड छोड़ के गई है, इसके अलावा तुम्हें इस घर से और कुछ नहीं मिलेगा। जॉली का रेंजी के प्रति बर्ताव दिन प्रतिदिन बुरा होते जा रहा था। कुछ समय बाद जॉली को ऐसा महसूस होता है कि अन्नम्मा की समाज में इतनी रिस्पेक्ट इसलिए थी क्योंकि वो एक टीचर भी थी। तो ऐसे में जॉली सेम रिस्पेक्ट पाने के लिए अचानक एक दिन कहती है कि उसे NIT कैलिकट में एज ए गेस्ट लेक्चरर नौकरी मिल गई है। इनफैक्ट उनकी तनख्वाह होगी 40,000 रुपए प्रति महीना और उनकी पोस्ट कुछ ही महीनों में परमानेंट भी हो सकती है। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि जॉली NIT में एज ए लेक्चरर काम करती हैं, सबके दिलों में जॉली के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई, क्योंकि जॉली ना सिर्फ घर संभाल रही थी बल्कि बाहर काम भी कर रही थी, वो भी इतना रेस्पेक्टेड जॉब। सन 2005 में रेंजी की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ कोलंबो शिफ्ट हो गई। अब सन 2007 और 8 में रेंजी के पिता टॉम उसे विजिट करने कोलंबो आए थे और यहाँ रेंजी नोटिस करती है कि उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पूछताछ करने में पता लगता है कि कोई MS मैथ्यू नामक बंदा है जो कि जॉली से काफी मिलने जुलने लगा था और इसी से टॉम काफी परेशान रहते थे। ये MS मैथ्यू अन्नम्मा के बड़े भाई का बेटा था जो कि एक गोल्ड शॉप में एज ए सेल्समैन काम करता था। मैथ्यू की जॉली से नजदीकियां बढ़ चुकी थी और ऐसे में टॉम जॉली को कन्फ्रंट करने लग गए थे। टॉम अपने हेल्थ के लिए मशरूम टैबलेट खाया करते थे और 2008 की एक शाम जॉली टॉम को उनका टैबलेट देती है। अब टैबलेट खाते ही टॉम को बेचैनी महसूस होती है और वो वॉश बेसिन के पास बेहोश होकर गिर जाते हैं। सूत्रों की माने तो जॉली वहीं थी, लेकिन वो टॉम की कोई मदद नहीं करती। कुछ देर बाद जॉली लोगों को बताती है कि टॉम बेहोश पड़े हैं और इससे पहले वो अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो जाती है। अब इस बार भी सबको लगता है कि टॉम की मौत हार्ट अटैक वगैरह से हुई होगी एंड कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। टॉम के फ्यूनरल के वक्त एक अजीब बात यह थी कि जॉली मैथ्यू से बहुत बातें कर रही थी और इसे कई लोग नोटिस करते हैं। खैर इस घटना को भी काफी वक्त हो जाता है और अब जॉली फिर से प्रेग्नेंट थी। जॉली को एक और बेटा होता है जिसका नाम रेनल्ड रखा गया। कुछ समय और बीता और अब रॉय का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। घर में थोड़ी आर्थिक तंगी आ गई थी और ऐसे में घर में थोड़ा तनाव वाला माहौल भी बन गया था। बात इतनी आगे पहुंच गई थी कि जॉली रॉय से तलाक लेने की बात भी पब्लिकली करने लग गई थी। नाउ एक दिन रॉय अपने भाई रोजो और अपनी बहन रेंजी के सामने अपने पिता का विल लाता है जिसमें लिखा था कि उनका घर सिर्फ रॉय और जॉली को ही मिलेगा। अब इस विल की अजीब बात यह थी कि यहाँ ना तो किसी तरह का नोटरी था, ना ही किसी तरह का स्टैंप था, ना ही किसी तरह के गवाह के सिग्नेचर्स थे इत्यादि। कहने का मतलब ये कि ये विल पूरी तरह से नकली लग रही थी और ऐसे में रेंजी रोजो से इस विल को रख लेने कहती है। इस घर में जमीन को लेकर कलेश शुरू हो चुका था। इनफैक्ट रॉय और जॉली का अंदरूनी कलेश भी चालू था क्योंकि रॉय को पता लग चुका था कि जॉली का मैथ्यू के साथ अफेयर चल रहा है। अब 2011 की एक रात जॉली अपने बच्चों को जल्दी सुला देती है और वो रॉय के लिए चावल और चने बना देती है। रॉय खाना खाता है जिसके बाद वो एकदम से बीमार पड़ जाता है। आस पड़ोस के लोग रॉय को अस्पताल ले जाने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि रॉय के मुंह से झाग निकल रहा था। कुछ ही समय बाद रॉय अपना दम तोड़ देता है और उसके मौत की खबर रेंजी और रोजो को मिलती है। अब रॉय के एक चाचा थे जिनका नाम मैथ्यू था। ये वो जॉली के अफेयर वाले मैथ्यू नहीं है, दूसरे हैं, तो इन्हें मैं अंकल मैथ्यू कह के पुकारूंगा। तो हाँ, अंकल मैथ्यू इस वाले केस में एकदम अड़ जाते हैं कि भैया रॉय का पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए क्योंकि वो इतने यंग एज में एकदम से कैसे मारा गया। इसलिए पोस्टमार्टम होता है और वहां पाया जाता है कि रॉय की साइनाइड पॉइजनिंग से मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज शॉकिंग, लेकिन इस परिस्थिति के लिए भी जॉली के पास उपयुक्त जवाब था। वो कहती है कि रॉय लाखों
के कर्ज में डूब चुके थे और ऐसे में वो बहुत परेशान रहने लगे थे और इसीलिए शायद वो खुद को मार लिए। आश्चर्य की बात यह है कि सभी लोग जॉली के इस बात को मान भी लेते हैं। ऑल्दो रेंजी और रोजो को यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है क्योंकि रॉय के मौत के महीनों बाद भी कोई इंसान इनसे अपना उधार वापस मांगने आज तक नहीं आया। अब इस पॉइंट पे मैं आप व्यूअर्स को साइनाइड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। साइनाइड बहुत ही डेडली है जिससे कोई भी इंसान तुरंत मारा जाएगा, लेकिन साइनाइड नॉर्मल लोगों के लिए उपलब्ध भी नहीं है, कोई इसे जाके ऐसे ही नहीं ले सकता। ऑल्दो इसका इस्तेमाल सुनार लोग करते हैं गोल्ड को चमकाने के लिए। इस पॉइंट को आप याद रखना, वीडियो में आगे ये कनेक्ट होगा। खैर 2012 में जॉली घर और जायदाद अपने नाम ट्रांसफर करवाने लग गई थी। इस बार जॉली के पास तगड़े नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स थे, ऑल्दो वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स ही थे। रोजो और रेंजी पुराने फर्जी विल और लीगल हेल्प की मदद से जॉली को रोक पाते हैं, यानी घर और जायदाद जॉली के नाम नहीं हो पाता। इस पॉइंट तक अंकल मैथ्यू को जॉली पे बहुत शक होने लग गया था। इनफैक्ट अंकल मैथ्यू ये तक जान गए थे कि जॉली का वो दूसरे वाले मैथ्यू के साथ अफेयर चल रहा है। अंकल मैथ्यू जॉली को इस बारे में कन्फ्रंट करने लग गए थे और ऐसे में वही होता है जो आप सभी सोच रहे होंगे। जी हाँ, 2014 में एक शाम अचानक से अंकल मैथ्यू सिमिलर हालतों में मारे जाते हैं और उनका भी कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। इस बार भी किसी का जॉली पे डायरेक्ट शक नहीं जाता है। अब अंकल मैथ्यू के मरे भी कुछ वक्त हो गया था और जॉली को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी थी। जॉली को एक साजू नाम का इंसान पसंद आने लगा था क्योंकि साजू के पास स्कूल टीचर की नौकरी थी और वो अच्छा खासा कमाता था। प्रॉब्लम बस ये थी कि साजू की शादी हो चुकी थी। जी हाँ, साजू की बीवी का नाम सिली था और उसके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम था एबेल और एल्फाइन। अब फर्स्ट में 2014 को साजू के घर पे एबेल का पहला होली कम्युनियन था और सभी लोग वहां जमा थे। उस वक्त एल्फाइन की आंटी उसे गोद में खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी और अचानक एल्फाइन एकदम से छटपटाने लगती है। एल्फाइन को फौरन अस्पताल ले जाया गया और वेंटिलेटर पे रखा गया, लेकिन एल्फाइन जिंदा नहीं बच पाई। जी हाँ दोस्तों, एल्फाइन की जान भी शायद जॉली ले चुकी थी एंड द सैडेस्ट पार्ट इज कि एल्फाइन केवल 2 साल की बच्ची थी। एल्फाइन की मौत के बाद जॉली सिली से दोस्ती बढ़ा ली और उसका विश्वास जीत ली। ऑफ कोर्स अपनी बेटी के मरने के कारण सिली बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और ऐसे में जॉली उसे सजेस्ट करती है कि तुम मशरूम टैबलेट्स खा सकती हो जिससे तुम मेंटली फिजिकली दोनों तरह से फिट रहोगी। सिली और जॉली की दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि सिली उसकी बात मान भी लेती है। अब 2016 में एक दिन डेंटिस्ट के यहाँ साजू, सिली और जॉली तीनों थे, जहाँ जॉली सिली को एक मशरूम टैबलेट देती है। इसे खाते सिली एकदम से छटपटाने लगती है, उसकी आंखें ऊपर चली जाती है और कुछ ही देर में सिली की मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अब तो क्लियर है केस, अब तो पोस्टमार्टम होगा ना सिली का, जॉली पकड़ी जाएगी ना? नहीं, साजू यहाँ सिली का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर देता है। साजू का मानना था कि उसके परिवार में ये सब नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। यानी देखा जाए तो अब साजू अकेला बाप था और जॉली अकेली माँ। बस फिर क्या था, अगले ही साल यानी 2017 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब जैसे ही साजू और जॉली की शादी की खबर रेंजी को मिलती है, वो एकदम शॉक हो जाती है कि जॉली कुछ तो उल्टा सीधा कर रही है। रेंजी को ध्यान आता है कि जब सिली का फ्यूनरल चल रहा था तो कैसे जॉली सबसे एक्टिव थी, सारा काम कर रही थी इधर से उधर और उसके चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी दिख रही थी। ये सब याद आते ही रेंजी वापस से अपने भाई रॉय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है जिसमें क्लियर साइनाइड पॉइजनिंग लिखा था। साथ ही वहां यह भी लिखा था कि रॉय के पेट में अनडाइजेस्टेड चावल और चने थे। रेंजी को याद आता है कि जॉली उससे कही थी कि रॉय उस दिन दोपहर को ही चावल और चने खाया था जिसको रात तक पच जाना चाहिए था, व्हिच मींस जॉली वाज लाइंग और वो रॉय को देर रात भी खाना खिलाई थी। ये सब पता लगता है रेंजी पुलिस को सब बताती है और पुलिस जॉली को लेकर तहकीकात करना शुरू करती है। पुलिस को यहाँ पता लगता है कि जॉली एक्चुअली में एनआईटी में कभी काम करी ही नहीं थी, वो तो बस वहां ऐसे ही कैंटीन में खाने जाया करती थी। उसका एनआईटी वाला आईडी वगैरह सब फेक था। इनफैक्ट उसका जो मास्टर्स वाला डिग्री वगैरह था वो सब भी जाली डिग्री था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रॉय के पिता टॉम का एजुकेशनल कंसल्टेंसी था जहाँ कई स्टूडेंट्स अपने डिग्रीज वगैरह भेजते थे। तो जॉली इन्हीं में से किसी का डिग्री लेके उसके नाम वगैरह मिटा के अपना नाम डाल दी थी जिससे उसका जाली डिग्री तैयार हो गया था। रेंजी और रोजो इस पूरे मामले पे जांच चाहते थे और ऐसे में मारे गए 6 लोगों की लाशों को फिर से उनके कब्र से निकाला जाता है। क्यों निकाला गया? वेल, इस उम्मीद में कि उन पे केमिकल एनालिसिस करके कहीं साइनाइड पॉइजनिंग के सबूत मिल पाए। इस पॉइंट तक ये खबर मीडिया में आ गई थी और आसपास के लोगों तक को काफी कुछ पता लगने लग गया था। लोग यहाँ 2 पक्ष में थे, एक जो रेंजी और रोजो को ही कोस रहे थे क्योंकि वो लोग अपने परिवार के मामले में ऐसे बखेरे बना रहे थे और मरे हुए लोगों के कब्र को वापस खुदवा रहे थे।
कहने का मतलब जो लोग मर गए उन्हें भी शांति से नहीं सोने दे रहे हैं। उनका मानना था कि ये सब जमीन जायदाद के लिए हो रहा है और जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि जॉली को ही हत्यारा मान रहे थे। जॉली यहाँ अपने बेटे रेमो को कॉल करके कहती है कि सब लोग मुझे फंसा रहे हैं, तुम अपनी मौसी वगैरह से बात करके उन्हें समझाओ। रेमो जो कि पढ़ाई करने शिमला में था शायद, वो रंजी को कॉल करता है, लेकिन रंजी कहती है कि जॉली गलत की है और तुम इसके बीच में मत पड़ो। इस सब भसड़ के बीच रेमो को भाग कर घर वापस आना पड़ता है। रेमो यहाँ अपनी माँ जॉली से पूछता है कि क्या तुमने कुछ गलत किया है, जिसके जवाब में जॉली कहती है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। इसके बाद पता नहीं वो क्या कहती है, लेकिन रेमो फौरन रंजी को कॉल करके कहता है कि उन सभी 6 लोगों को मेरी माँ ही मारी है। अगली सुबह रंजी फौरन रेमो को लेने जाती है, क्योंकि देखा जाए तो रेमो भी सेफ नहीं था और उसी दिन पुलिस भी जॉली को गिरफ्तार करती है। यह साल 2019 की घटना है जब जॉली गिरफ्तार हुई और उन पे केस दर्ज हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये केस अब तक चल रहा है। इनफैक्ट जॉली ही वो कत्ले की थी, ये बात अब तक प्रूव नहीं हो सकी है। वैसे इस केस के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जरूर सामने आए हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिस को जॉली के घर पे एक डब्बा जरूर मिला जिसमें साइनाइड था। इनफैक्ट केमिकल एनालिसिस से सिली के शरीर में भी साइनाइड के अंश पाए गए, ऑल्दो बाकियों के शरीर इस हालत में था कि उससे कुछ पता लगाना बहुत मुश्किल था। कह सकते हैं हम उसमें साइनाइड का अंश नहीं मिला। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जॉली को साइनाइड मिला कहां से होगा, क्योंकि लोगों को इन जनरल तो ये चीज मिल ही नहीं सकता। वेल, जॉली का लवर मैथ्यू याद है? वो गोल्ड शॉप में एज सेल्समैन काम करता था और उसके लिए साइनाइड का जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जी हाँ, इनफैक्ट इस केस में मैथ्यू को भी हिरासत में लिया गया है और मैथ्यू कुछ भी नहीं बोला। सूत्रों की मानी तो जॉली मैथ्यू से ये बोल के साइनाइड मंगवाई थी कि उससे एक स्ट्रे डॉग को मारना है, क्योंकि वो कुत्ता बार बार घर में घुस जाता है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन कत्लों के बारे में मैथ्यू को भी काफी कुछ पता था, ऑल्दो वो अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोल रहा। नाउ जॉली के बेटे रेमो का ख्याल अब रंजी रखती है। इनफैक्ट जॉली के दूसरे बेटे का भी देखभाल वही करती है। अब रेमो का कहना है कि उसकी माँ उसके सामने इन कत्लों को कबूल करी है। रंजी तक कहती है कि वो जब जॉली से मिली थी तो वो पूछी थी कि तुम ये सब क्यों करी। इसके जवाब में जॉली का कहना था कि ये सब तो बस मुझसे हो गया सिचुएशन के कारण। ऐसे भी जीसस सबको माफ करते हैं तो वो मुझे भी माफ कर ही देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केस अभी तक चल ही रहा है, तो हाँ, इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं। जॉली के डिफेंस लॉयर बीए अलूर का कहना है कि जॉली निर्दोष है। उसे फंसाया गया है जमीन जायदाद हड़पने के लिए और उसके घर पे भी जो साइनाइड की बोतल मिली है उसे बाद में रखा गया है। अलूर कहते हैं कि 6 कत्लों में सिर्फ एक पोस्टमार्टम हुआ है रॉय का, और रॉय शायद खुद को मारा होगा। देन बाकी केसेस में भले ही पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को देख के पता नहीं चल रहा था कि मौत नेचुरल कॉजेज से हुई है या फिर किसी दवा की वजह से या किसी जहर की वजह से। देन आप पूछोगे कि जॉली फेक सर्टिफिकेट्स भी तो बनाई थी, इतना सारा झूठ बोल रही थी। वेल, फेक सर्टिफिकेट रखने से कोई कातिल तो साबित नहीं हो जाता ना। इस देश में कई लोगों के पास फेक सर्टिफिकेट्स हैं जो कि जॉब्स के लिए लेते हैं या किसी और कारण से, तो क्या सभी कातिल हैं? इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जॉली इन कत्लों की जिम्मेदारी अपने बेटे या रंजी के सामने ली है। वेल, इसका सबूत क्या है? ऐसे भी पुलिस कस्टडी में कही गई बातों को ठोस सबूत नहीं माना जाता है। एक इंसान गलत मेंटल स्टेट में या फिर उस पर दबाव डलवा के उससे उल्टी सीधी बातें कहवाई जा सकती है। साजू का भी यही कहना है कि जॉली को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए फंसाया गया है। ओवरऑल डिफेंस लॉयर अलूर का पॉइंट ये है कि जब तक जजमेंट नहीं आ जाता हम जॉली को कातिल नहीं ठहरा सकते हैं। तो ऐसे में मैं आप व्यूअर से पूछता हूं कि इस टॉपिक पे आपके क्या राय हैं? क्या आपको जॉली ही कातिल लगती है या फिर आप भी अलूर की बातों को मानते हैं? अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो वेल, जॉली के फुटेजेस में उसके चेहरे में मुझे किसी तरह का रिमोर्स या पछतावा नहीं दिख रहा था, ना ही वो इन चीजों से रत्ती भर इफेक्ट हो रही थी। ऐसे बिहेवियर्स यूजुअली मेंटली डिस्टर्ब्ड या सीरियल किलर्स डिपिक्ट करते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इस टॉपिक को लेके क्या टेक है। मैं क्लियरली नहीं बोल रहा फॉर सम रीजंस। वैसे आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा है।